Students, in this video, I am taking periodicity and periodicity trend in modern periodic table में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो पीरियोडिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इसमें बनते हैं। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर so that elements with similar properties fall in same column or group is called periodicity। ये तो है इसकी डेफिनेशन, यानी इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को, जैसे हमने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है और मेंडलीफ ने उसको एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे उसको अरेंज किया था। ठीक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे उसको अरेंज किया जाता है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी जो रहती है, सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो सेम कॉलम या सेम ग्रुप में आते हैं और एक डेफिनेट रेगुलरली जो इंटरवल है उसके ऊपर ही वो लोग आते हैं। तो इसको हम सिंपल हमारे डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं, इसको पीरियोडिसिटी को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे सीजन्स हैं, सीज़न जो चेंज होते हैं, जैसे कि समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, आपने देखा कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद सीज़न आता है और बार बार वही चीज़ फिर वापस क्या होती है, हर साल रिपीट होती है। यानी कि इस साल जो विंटर सीज़न आया उसके जस्ट बाद फिर उसके बाद समर सीज़न के बाद फिर रेनी सीज़न, इस तरह से यानी ये चलता रहता है ऑर्डर और ये वापस क्या होता है, रिपीटेशन होता रहता है। तो सेम इसमें भी ऐसा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, उस ग्रुप में ऊपर से नीचे और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता रहता है, उसमें चेंज होता रहता है, यानी कि उसमें प्रॉपर्टी जो रहती है वो रिपीट होती जाती है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल में लिखा है कि फुल मून हैपनिंग एवरी 29 डेज, यानी फुल मून जो होता है उसके आपने देखेंगे अलग अलग फेजेस होते हैं, फिर वो फेज के बाद वो फुल मून होता है। तो वो भी क्या होता है, एक टाइम इंटरवल में एक डेफिनेट उसका भी टाइम इंटरवल होता है और उसके बाद वो क्या होता है, वो उसकी जो उसमें रिपीटेशन आता रहता है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस पढ़ा है हमने, आयोनिक रेडियस पढ़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ा है। तो किस तरह से इनमें चेंजेस आते हैं तो इस ट्रेंड को हम अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में ले रही हूँ यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी लूज होता है आइसोलेटेड एटम से तो वो उसमें जो एनर्जी होती है रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसे चेंज आता है, पीरियड में क्या चेंज होता है, ग्रुप में क्या चेंज होता है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर अब इसका रीज़न बताया कि क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस उसकी डिक्रीज होगी। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन पास में आना शुरू हो जाते हैं न्यूक्लियस के पास, जितने पास रहेंगे तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर हम पढ़ते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका रीज़न यह है कि वैलेंस शेल जैसे ही ऐड होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में तो वो क्या होती जाती है, उसका जो है साइज़ वो बढ़ती जाएगी और इसी तरह से क्या होती जाएगी, ये ग्रुप में डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कहे, इसको हम पढ़ें, मतलब इसको पीरियड और ग्रुप को हम एग्जाम्पल से लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल मैंने उसको रीज़न में कन्वर्ट करके बताया है। तो उससे पहले कि हम उसके एग्जाम्पल्स लें, इसके रीज़न लें, मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि जैसे कि हमने किसी भी एटम है उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन सपोज निकला, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वाला, उसको निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर होती है, उसको क्या कहते हैं हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है। तो ये इसलिए होती है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाता है क्योंकि सबसे बाहर होता है वैलेंस शेल,
तो उसको निकालना ईजी होता है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है, तो न्यूक्लियस इतना उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो ईजी वे में निकल जाता है। लेकिन जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वैलेंस शेल के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से उसमें अफेक्ट में रहते हैं। न्यूक्लियस उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए क्या होता है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितना उसको निकालने में मुश्किल होगा उतना ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हायर होती है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ओके, और इलेक्ट्रॉनिक को इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते हैं तो कितना आता है, 2 आता है और उसके बाद आता है 1। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम जो बनता है उसको बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे अंदर बनता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने +3 लिख दिया है प्रोटॉन, और फिर उसके बाद ऑर्बिट्स बनते हैं, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके बाद वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 1 है। तो इसमें नीचे लिखा बाय अप्लाइंग एनर्जी इट पुल्स अवे द इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही एनर्जी को हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यानी खींचेगा। तो कौन सा, तो उसको कहेंगे, उस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसको हम किससे शो करते हैं, IE फर्स्ट, उससे हम बताते। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, +520 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसको कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये कितनी आती है, काउंट करने पे 520 आती है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, अब ये हो गया इसका। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हुआ, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट भी क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आते हैं इस पे, इसके अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ। अंदर वाले ऑर्बिट में फिर क्या होता है, फिर वापस से हम क्या करते हैं, इसमें और एनर्जी इसको दी जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी और दी जाती है। तो जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, अभी जैसे हमने एनर्जी दिया था तो कौन सा आयन बना था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बना था लिथियम प्लस केटायन बना, ये केटायन बना, क्योंकि ये केटायन बनता है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में। फिर जब सेकंड देंगे IE2 उसको शो करेंगे, और उसके लिए हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ +7298 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑर्बिट है किसके पास में, ये न्यूक्लियस के पास में। तो अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है, +3, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको बांध के रखता है, उसको टाइटली अट्रैक्ट करके रखता है, तो जिससे इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत मुश्किल होना यानी कि उसमें एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी यानी कि कितनी दी हमने यहाँ पे, 7298 किलो जूल इतनी लगती है। इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेसर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब ये जो बना, जैसे 2 इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब उसके बाद क्या बनता है यहाँ पर, लिथियम +2, यानी कि अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, 1s1 बचा यहाँ पर, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस तरह से ये जो इनर है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमारा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिर्फ एक ये फैक्टर तो है कि न्यूक्लियस के पास में है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, और जो न्यूक्लियस के दूर है उनको इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है। एक तो ये डिस्टेंस का इसमें इफेक्ट पड़ता है, ये तो हमने डिस्टेंस बताया। लेकिन डिस्टेंस के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि जो इसको अफेक्ट करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी रिलेटेड होती है। जैसे कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लिखा है, और एक होता है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये 2 टर्म्स ऐसी आ रही है जिससे भी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के साथ में मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसमें समझाती हूँ। तो उससे पहले कि हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़े, हम पहले ये देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम डिनोट करते हैं ZEFF। EFF का मतलब होता है इफेक्टिव, या फिर Z और उसके ऊपर स्टार, जिस तरह से किसमें यहाँ पे दिख रहा है। इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। द टर्म इफेक्टिव इज यूज्ड बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रिवेंटेड हायर orbitals electrons from experiencing the full nuclear charge। अब ये डेफिनेशन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है, तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है, किसका, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स उनका। जैसे कि यहाँ पे एक हमने फार्मूला लिखा नीचे, ZEFF इज इक्वल टू Z - S।
Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और S का मतलब होता है नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, तब हमें समझ में आएगा कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है और ये Z इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आता है, आपको दे दिया जाएगा कोई भी एटॉमिक नंबर और ये, उसमें कहा जाएगा कि Z इफेक्टिव यानी कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आपको यही फार्मूला यूज में करना है, ZEFF इजिकल टू Z माइनस एस। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये इसका कैलकुलेशन समझाऊँ कि ZEFF कैसे निकाला जाता है, पहले हम पढ़ेंगे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको जाना पड़ेगा शील्डिंग इफेक्ट में। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, ये भी आता है क्वेश्चन, तो इसको भी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रिवेंट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फीलिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। शील्डिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब हमको पता है, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, सबसे सिंपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक डायग्राम बनाया है, क्लोरीन का है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। तो क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसमें जितने प्रोटॉन हैं हमको पता है उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे क्लोरीन का, तो कितना होता है 2, 8, 7। तो 2 तो मैंने यहाँ पे बना दिए फर्स्ट वाले शेल में, रेड से आपको दिख रहे होंगे। सेकंड शेल में हमने 8 बना दिए, लास्ट वाले में हमने कितने बना दिए, 7 बना दिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाए। अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और कैसे। तो ये जो रेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो रेड से बनाए हुए हैं, उन्हीं को कहा जाता है हमारे एस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनको एस का मतलब क्या होता है, बाहर वाले जो होते हैं, सबसे बाहर देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अंदर वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये हमको पहले भी पता है, हम पढ़ चुके हो। तो क्या होगा कि ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, इजीली जैसे एनर्जी दी जाएगी, अभी हमने बताया आयनाइजेशन एनर्जी, तो इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से ये न्यूक्लियस के पास में है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो, उससे ये क्या होते हैं, रिपल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो उसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि ये कंप्लीटली इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहा जाएगा, ये रिपल्शन इफेक्ट। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कि ई हमको कैसे निकालेंगे, इसमें जेड इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमको इसमें निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, सपोज जेड इफेक्टिव निकालना है हमको, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको क्लोरीन का दिया निकालने के लिए। तो हमको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो हमारा फार्मूला क्या है, ZEFF इजिकल टू कितना होता है, उसमें एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारा एटॉमिक नंबर कितना हुआ क्लोरीन का 17, और एस कितने हैं हमारे पास 10। अब कैसे गिने हमने ये वाले 10, तो बाहर का तो 7 है, 2, 8, 7, इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया, 2, 8 और 7। तो बाहर सबसे लास्ट वाले 7 है, वो तो हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले जो हमने बताए हैं ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हुए, 7 तो ये वाले हो गए और 2 ये वाले अंदर वाले, टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पर 10 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 और 2, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 दोनों मिलाकर कितने हो गए 10। तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनको कहा जाता है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको कहा हमने 10 लिख दिया। तो 17 माइनस 10 कितना हो गया यहाँ पर 17 प्लस 7 हो गया। तो ये जो +7 आया ये कहलाता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो किसी में भी आपको निकालने को आए तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12 और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 12 ही होंगे। तो एटॉमिक नंबर 12 लिखा माइनस एस इलेक्ट्रॉन, एस मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मैग्नीशियम का तो कितना आएगा 12 है, 12 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना आता है हमारा 2, 8, 2।
तो बाहर वाले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, उनको नहीं गिनना। अंदर क्या आ रहा है 2 और 8 आ रहा है। 2 और 8 कितना होता है 10, ये रेड कलर से बनाए हुए हमने ये वाले, तो 12 माइनस 10 यानी कितना आता है यहाँ पर +2 आता है। इस तरह से ये तो हमारा आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो होता है, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे कि रेडियस जो रहती है इसकी क्लोरीन की कम क्यों होती है, स्मॉलर क्यों होती है, तो इसके लिए भी एक ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होगा इसमें कि ये जो जैसे कि इसमें +7 आया, यानी कि +7 न्यूक्लियर इसका चार्ज आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर वाले, मतलब ये है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ उसको पुल, उन दोनों के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन होने की वजह से आपने देखा कि सेम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इनमें आपस में रिपल्शन होगा। लेकिन न्यूक्लियस जो रहता है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, वो तो अपनी तरफ इनको खींचेगा, वो तो उसकी तो टेंडेंसी कि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो वो अंदर की तरफ खींचेगा। लेकिन इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये खिंचाएगा नहीं यहाँ पर, ये बल्कि इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इन्हें धकेलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जो इनका जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़, उस पर इफेक्ट पड़ता है, या तो वो स्मॉल होगी या फिर क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। तो इस तरह से ये जो होता है, ये जैसे कि उस पर ये एक फैक्टर है कि साइज़, एटॉमिक साइज़ के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि शील्डिंग इफेक्ट की उसकी साइज़ के ऊपर, इसकी साइज़ बड़ी क्यों है, इसकी साइज़ छोटी क्यों। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगी, एक केटायन छोटा क्यों होता है, एनायन बड़ा क्यों होता है, तो ये भी चीज़ है इसी से। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाई एनायंस आर ऑलवेज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम, या फिर और करके दिया क्वेश्चन Cl माइनस इज लार्जर देन Cl एटम। Cl माइनस आयन जो है वो Cl एटम से बड़ा क्यों है। तो ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर चार्ज और फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये दोनों हमने पढ़ा, इसके बाद इसी को इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस इसमें डेफिनेटली एक न एक रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उससे शील्डिंग इफेक्ट और उससे रिलेटेड ही है न्यूक्लियर चार्ज से। तो हम इसके लिए लिखेंगे इसका आंसर, बिकॉज दे हैव 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है कि एनायन कैसे बनते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो क्या बनता है, एनायंस बनता है। फिर दूसरा पॉइंट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें इनर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, बाहर ही होगा वो ऐड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एनायन में क्लोरीन एटम है 287 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कितना हो गया यहाँ पर 288 हो गया यहाँ पर, यानी 7 की जगह क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया। इस 8 वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने किससे बनाया हुआ है, बड़ा साइज में बनाया है, उसको ब्लू से शो किया ताकि पता चले कि ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है ये, इसलिए। फिर क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब क्या होगा कि इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों में आपस में क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसके उसमें कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, और ये क्या होगा, इसके रिपल्शन का मतलब दूर ढकेलना, ये उसको दूर ढकेलेगा। जितना वो थोड़ा सा दूर ढकेलेगा तो इसका मतलब इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। किससे, इसके पेरेंट एटम से। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज मोर। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले और ये न्यूक्लियस, इनके आपस में, इनकी वजह से, यानी बीच वाले इलेक्ट्रॉन के और इनके रिपल्शन की वजह से इनकी आपस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और दूर डिस्टेंस का मतलब ही क्या हो जाएगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, इसके पेरेंट एटम से बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स और Na+ इज स्मॉलर देन Na एटम। यहाँ पर तो Na का दिया आपको, Cl का एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा एग्जांपल किसी का भी आ सकता है, यानी कि तो आपका आंसर वही रहेगा। सिर्फ आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जैसे कि 9th के इसमें मैं समझा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है वो सिखाया हुआ है, तो 9th की वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है Na+ इज स्मॉलर देन Na एटम। तो इसमें हम बताएंगे सबसे पहले Na, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 281 हो गया 11। फिर अब केटायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से बनते है ना। एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होंगे और जो केटायन बनेंगे तो उससे जो बनता है उसको क्या, वो आयन बनेगा, उसको क्या कहेंगे, केटायन कहेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, बाहर 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या बच गया हमारे पास 2 और 8 बचा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर Na+। एक इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए 1+ आया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते तो 2+ आते, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते तो 3+ आते।
अब हम इसका रीज़न भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब हम जस्ट उसका अपोजिट एनायन का अपोजिट दे हो लेसर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम ही होंगे, पेरेंट एटम से कम होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे पेरेंट एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने रह गए, 10 ही रह गए। फिर दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, न्यूक्लियर चार्ज लेकिन कम नहीं हो रहा, सेम ही रहेगा न्यूक्लियर चार्ज उसका। और इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो जाएंगे, उसके पास में आना शुरू हो जाएंगे, किसके पास, एटम, उसके पास में आना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियस के पास। तो रेडियाई आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम, तो इसीलिए इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, पेरेंट एटम से कम हो जाएगी। कम इसलिए होगी कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन इससे पास आना शुरू हो जाएंगे। अब आपने देख लिया ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कितने थे बने हुए हमारे, 3 थे सर्कल, 1 2 3 थे, 2 8 1, ये 1 निकल गया, यानी कि बाहर का सर्कल कम हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल किसके पास में आ गया, Na के पास आ गया। तो Na इसको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्मॉल साइज का हो जाएगा।